हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग न्यूटन के गति विषयक नियमों को पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है फिजिक्स के। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन आईएएस पर फिजिक्स की क्लास में आज फिर हम लोग एक पढ़ेंगे क्या, न्यूटन के गति विषयक नियमों को, जिसमें हम दूसरा नियम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। हम पहला नियम और दूसरा नियम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम आज देखेंगे और उसके बाद हम तीसरे नियम को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल यूट्यूब पर, जो है नयन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट लिखें, अपने सुझाव जरूर दें। ठीक है, चलिए अब इस सीरीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक चल रहे हैं, आप उसके प्रश्नों का अभ्यास अपने स्तर से जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, क्योंकि आगामी जो भी पीसीएस की परीक्षाएं हैं उसमें आपके ये बहुत काम आएगा। टॉपिक के साथ आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न भी समझ में आएगा कि क्या समस्याएं आ रही हैं। फिर हमसे ज़रूर पूछें, हमसे अपनी शंका जरूर रखें कमेंट के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो नियम है न्यूटन का गति विषयक, जो दूसरा नियम है, इसमें जो टर्म है वो समझना है आपको, संवेग। संवेग संवेग आपको समझना है। संवेग, आवेग, इन सबको समझ लेते हैं अच्छे से। ये है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम। तो देखिए, मोमेंटम या संवेग होता क्या है, इसमें देखिए वेग भी जुड़ा हुआ है, एक शब्द है वेग, तो कुछ इससे रिलेटेड होगा। अब देखिए, जो गतिमान वस्तु होती है, कोई भी जो गतिमान वस्तु है, ठीक है, कोई भी गतिमान वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो, इसके द्रव्यमान और चूंकि वेग इसमें जुड़ा हुआ है, और वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल जो होता है, ये क्या होता है, बराबर किसके होता है, संवेग के। मतलब संवेग, किसी भी वस्तु का संवेग क्या होता है, वो वस्तु गतिमान होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो है वेग इसमें निहित है, तो उसका द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वही क्या है, मोमेंटम है या संवेग है। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को हम v से, मतलब p बराबर एम वी। p बराबर क्या होता है, एम वी, ये हमारा सूत्र हो गया। तो संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्लियर हुआ, ये महत्वपूर्ण है संवेग जानना हमारे लिए। ठीक है, संवेग क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये चीज जैसे हमने कहा ना, ये गतिमान वस्तु हमने लिखा आपको शुरू में ही, तो ये चीज याद रखिए, हर गतिमान वस्तु में, हर गतिमान वस्तु में संवेग होता है। ठीक है, जो भी गतिमान वस्तु है उसमें संवेग होगा, हर गतिमान वस्तु में क्या होगा, संवेग होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक वेग होगा, द्रव्यमान होगा, तो उसका गुणनफल क्या होगा, संवेग होगा। वो क्या होगा, संवेग होगा। अब संवेग के साथ हम आवेग को समझने का प्रयास करें कि आवेग क्या है। हम देखते हैं आवेग किसे कहते हैं। आवेग, आवेग समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु पर, किसी भी गतिमान वस्तु पर, गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल काम करे लेकिन कम समय के लिए काम करे, ध्यान दीजिएगा, आवेग जो होता है, इम्पल्स, जिसको क्या कहते हैं हम, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स जो होता है वो कम समय के लिए होता है, वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो क्या कह रहा है, किसी भी गतिमान वस्तु का, जो किसी भी गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए, अगर कोई बल लगाया जाए, ठीक है, किसी भी गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए, ठीक है,
तो ये चीज जान लीजिए, अगर वो बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आवेग का मतलब क्या हुआ, बहुत कम समय के लिए। किसी भी गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए और वह कम समय के लिए लगाया जाए या कार्यरत रहे, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कम समय के लिए। तो ये जान लीजिए, एक ये बल है और ये समय है। तब क्या करेंगे, बल और समयांतराल के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आवेग। आवेग मतलब क्या हुआ, कोई भी गतिमान वस्तु है, मूव कर रही है, जैसे आपने संवेग में देखा, इसमें अगर कोई बाह्य बल लगाया जाए लेकिन वो कम समय के लिए, कितने समय के लिए, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लगाया जाए, और फिर क्या होगा, वो बल और जो समय अंतराल होगा, इसी का जो गुणनफल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आवेग कहलाएगा या इम्पल्स कहलाएगा। क्लियर हुआ, आवेग होगा और इम्पल्स होगा, ठीक है। अब जैसे टेनिस गेंद, और इस पर उदाहरण से समझते हैं। टेनिस गेंद है, एक टेनिस गेंद है और एक क्रिकेट की गेंद है, ठीक है। अब आवेग का और संवेग का कुछ उदाहरण देखते हैं हम। टेनिस गेंद है और एक क्या है, क्रिकेट की गेंद है। तो अब देखिए, टेनिस की गेंद और क्रिकेट की गेंद दोनों को अगर आप कैच करेंगे तो आपको क्या लगता है, आपको किसको कैच करना ज़्यादा आसान होगा? आपको क्या लगता है कि किसको कैच करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, और क्यों ऐसा होगा? जाहिर सी बात है, संवेग में आपने देखा द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अगर उस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, देखिए द्रव्यमान किसका अधिक होगा, ये है क्रिकेट की गेंद, और ये है टेनिस की गेंद, ठीक है, ये है टेनिस की गेंद। तो आपको पहले से ही पता है कि टेनिस की गेंद क्या होती है, हल्की होती है, तो उसमें जो संवेग होगा वो क्या होगा, कम होगा। टेनिस की गेंद का संवेग कम होगा, उसको कैच करना अपेक्षाकृत क्रिकेट की गेंद के अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान होगा। टेनिस की गेंद को, ये हल्की होती है, आपने देखा ही होगा। तो क्रिकेट की गेंद क्या होती है, भारी होती है, तो द्रव्यमान के साथ जो इसका वेग होगा वो क्या होगा, वो भी अधिक होगा। एक सरल सा एग्जाम्पल है व्यवहारिक जीवन का, ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे कोई गड्ढा या फर्श है, गड्ढा या मिट्टी का फर्श है, ठीक है। गड्ढा या मिट्टी का फर्श है, इस पे आप गिरते हैं और सीमेंट के फर्श पे आप गिरते हैं, दोनों में किस में ज़्यादा आपको चोट लगती है? किस पे, दोनों में से किस पे ज़्यादा चोट लगती है? अगर एक मिट्टी का फर्श है, इस पे आप गिरे, और एक जो है वो सीमेंट का फर्श है। किसका फर्श है? सीमेंट का फर्श है। इन दोनों पे आप गिरते हैं अलग अलग, तो किस पे सबसे ज़्यादा चोट लगती है? सबसे ज़्यादा चोट आपको सीमेंट के फर्श पे लगेगी। किस पे लगेगी? सीमेंट के फर्श पे। ये किस लिए होता है? ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से होता है। इसमें देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी शामिल होता है। जब आपका शरीर फर्श पे जो है क्रिया करता है, तो उसी अनुपात में फर्श भी आपके शरीर पर क्रिया करता है। तो सतह जितनी कठोर होगी उतना ही आपके शरीर पे बल लगेगा, अर्थात चोट लगेगी। ये भी क्लियर हुआ। तो देखिए द्वितीय और तृतीय नियम जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं, या इससे पहले हम लोग देखते हैं, संवेग संरक्षण के नियम से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तृतीय नियम के बारे में। किस नियम के बारे में? तृतीय नियम के बारे में, ठीक है। क्योंकि इनका जो नियम है न्यूटन का, दूसरा और तीसरा नियम, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से संवेग को जो है, संवेग को दिखाता है, संवेग संरक्षण को दिखाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये जो तीसरा नियम है, इसको देखते हैं। तीसरे नियम को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम। हमने संवेग आवेग को समझ लिया, हमने दूसरे नियम को भी समझ लिया कि जब कोई वस्तु, हमने देखा दूसरे नियम में भी देख लिया हमने, संवेग का सिद्धांत निकलता है।
अब इसको हमको समझना है तृतीय नियम को, जो कि बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। तीसरा नियम क्या है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, कोई भी वस्तु किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी वस्तु पर भी प्रथम वस्तु पर बल लगाती है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, तो अगर मार्कर इस बोर्ड पर बल लगा रहा है तो बोर्ड भी इतनी ही ताकत से हमारे पेन पे या मार्कर पे बल लगा रहा है। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण यही है क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब जब कोई वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है तो उसी अनुपात में दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर प्रतिक्रिया करती है। यही नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि परिमाण में ये बराबर होती है। ठीक है, परिमाण में बराबर होती है। जैसे कोई वस्तु ये कोई वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है। ठीक है, ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगा रही है तो ये वस्तु भी इस वस्तु पर बल लगाएगी। जो बल का परिमाण होगा वो बराबर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। परिमाण एक ही होगा। मतलब ये वस्तु अगर इस पर, जैसे मान लीजिए ये कोई नुकीली वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु इस वस्तु पर अगर बल लगा रही है इस दिशा में तो ये वस्तु भी इस उल्टी दिशा में इस पर बल लगाएगी। ये जिस फोर्स से इस पे बल लगाएगी सेम इसी फोर्स से ये वस्तु इस पे बल लगाएगी। परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। ये ध्यान दीजिएगा, दिशा इसमें हमेशा विपरीत होगी। जैसे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है गोली और बंदूक का। क्रिया प्रतिक्रिया उदाहरण नियम में आप देखते हैं बंदूक और गोली का उदाहरण देखते हैं। जैसे ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है, चलिए ठीक है, ये बंदूक हो गई। अब ये बंदूक है, यहां से गोली निकलती है। ठीक है, ये बुलेट है, ये गोली निकल रही है। ठीक है, अब किसी भी बंदूक से जो गोली निकल रही है, ठीक है, इसको इससे दागा गया, ये गोली निकलती। अब इस बंदूक ने इस पर जो है क्या किया? एक बल लगाया इस गोली पर। ठीक है, गोली पर बंदूक ने बल लगाया तो बंदूक पर भी गोली जो है उल्टी दिशा में बल लगाती है। मतलब ये गोली भी विपरीत दिशा में इस बंदूक पे बल लगाएगी। इसी के कारण क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो फिर बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। बंदूक क्या करती है? पीछे झटका देती है, क्योंकि बंदूक ने गोली के ऊपर बल लगाया तो गोली भी विपरीत दिशा में और उसी परिमाण में जो है बंदूक पर बल लगाती है, जिससे झटका लगता है। तो बंदूक को या तो कंधे से पकड़ के रखते हैं या हाथ से कस के पकड़ के चलाते हैं। इसी नियम की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, जैसे नाव है, अब नाव का उदाहरण लेते हैं। जैसे ये नाव है, ठीक है, अब इस नाव में क्या है कि एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है और मान लीजिए ये नाव जल में है। नाव कहाँ है? जल में है और यहाँ किनारा आ चुका है। ठीक है, ये किनारा आ चुका है। अब यहाँ से इस व्यक्ति को छलांग लगा के इस पे कूदना है, जमीन पे कूदना है। तो यहाँ इसके किनारे वाले हिस्से पे पैर से दबाव बनाकर ये इंसान यहाँ कूदता है। मतलब ये नाव को धक्का देता है। ठीक है, ये नाव को धक्का देता है इस दिशा में और इस दिशा में ये जमीन पर आ जाता है। तो नाव को जैसे ये धक्का इस दिशा में देता है वैसे नाव भी इसको इस दिशा में उसी मात्रा में धक्का देती। मतलब ये इधर आता है और नाव इधर जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है।
और नाव में एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे नाव में देखे होंगे आप, बांस से जो है, ये जो बांस होता है, बांस से जब इधर जो है इस दिशा में बल लगाया जाता है खेने के लिए, इस दिशा में बल लगाया जाता है, तो ये जहां पर इसको लगा के बल लगाया जाता है जमीन के हिस्से में, ये जमीन जैसे इधर आप दबाएंगे तो नाव किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, मतलब इस तरफ आप दबाएंगे तो इस तरफ जाएगी, मतलब उल्टा। अगर आप इधर दबाएं, जैसे इधर आप दबाते हैं तो उसकी उल्टी दिशा में नाव जाएगी, ये इधर मूव करेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर मूव करेगा और नाव किधर जाएगी, इस दिशा में जाएगी। तो बांस के माध्यम से दबा के नाव को खेया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऊंचाई, रॉकेट है, रॉकेट का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रॉकेट इसी क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण से, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत से काम करता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बंदूक से गोली का और रॉकेट का। आइए देखते हैं कैसे। रॉकेट है, ये आपका रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, अब मान लीजिए ये आपका रॉकेट है, ठीक है। अब रॉकेट, मान लीजिए रॉकेट बन गया। अब रॉकेट यहां से क्या करता है, रॉकेट पे क्या होता है, यहाँ पर ज्वलनशील गैसें जो है, यहाँ पर लिक्विड जो है ज्वलनशील होता है, इसको जो है दहन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस दिशा में बाहर निकलती हैं गैसें, ज्वलनशील होके बाहर निकलती हैं, ये बाहर निकलती हैं। तो ये दिशा बल की क्या है, इस तरफ है, ये किधर दिशा है, नीचे की तरफ है। और इसी तरह जो है ये रॉकेट की तरफ किधर बल लगाती हैं, उल्टी दिशा में, ऊपर की तरफ, मतलब ये इधर निकलती हैं और इसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है इस दिशा की तरफ, और रॉकेट उड़ता चला जाता है, रॉकेट उड़ता चला जाता है। मतलब गैसें पीछे की तरफ बल लगाती हैं, गैसें पीछे की तरफ निकलती हैं और उल्टी दिशा में रॉकेट पे बल लगा के उसको ऊपर उठाने में मदद करती हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने देख लिया, ठीक है। अब ये भी नियम देख लिया। अब संवेग संरक्षण का उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या है संवेग संरक्षण, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये बात है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, मान लीजिए वस्तु, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, संवेग हमने समझ ही लिया है। अब ये कह रहा है नियम कि यदि किसी एक या अनेक वस्तुओं पर, यदि किसी एक या अनेक वस्तुओं पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, मान लीजिए कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो इसका जो संवेग होता है, इसका जो संवेग होता है वो क्या होगा, संवेग क्या होगा, वो नियत रहता है, मतलब फिक्स रहेगा, नियत या स्थिर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि अगर वस्तु गतिमान नहीं है, स्थिर है, उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो अगर कोई भी एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, ये कह रहा है नियम कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर अगर कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है या स्थिर रहता है। यही है संवेग संरक्षण का नियम। यही नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक है। अब देखिए इसका, अगर किसी वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होगा, ठीक है, जैसे आपने उदाहरण देखा, अगर किसी वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पर गैसेस जो थी वो जितनी तेजी से निकलती जाएंगी उतना ही तेजी से रॉकेट ऊपर चलता जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु में जितना संवेग में परिवर्तन अधिक से अधिक होगा उतना ही विपरीत दिशा में उसका संवेग बढ़ता जाएगा। मतलब जितना इधर जो है जिस स्पीड में संवेग परिवर्तन होगा
उतना ही विपरीत दिशा में ये संवेग बढ़ता चला जाएगा। चाहे वो गोली और बंदूक के उदाहरण में हो, चाहे वो रॉकेट के उदाहरण में हो, हर जगह यही नियम काम करेगा। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है, ये वस्तु है, ये पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो जैसे जैसे ये नीचे गिरती है इसका जो संवेग है वो, ये वेग, पहले वेग आप समझिए कि वेग जो होता है ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसके संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होता चला जाएगा, संवेग में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखिए वस्तु पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है, ठीक है, वस्तु क्या करती है, पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है। अब यहाँ देखिए ये तो आप समझ गए, जब वेग इसका बढ़ता चला जाएगा, जब वेग इसका बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब संवेग भी बढ़ेगा, संवेग भी इसका बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए ये पृथ्वी है और ये वस्तु है, ये पृथ्वी इस वस्तु को खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, ये पृथ्वी भी अपनी तरफ खींच रही है और ये वस्तु भी खींच रही है अपनी तरफ। आपने देखा कि पृथ्वी आकर्षण बल जो है से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो ये पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है और इसी तरह ये वस्तु भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन चूंकि द्रव्यमान जो है पृथ्वी का बहुत अधिक है, इसलिए जो है वस्तु पृथ्वी को नहीं खींच पाती और वो जो है पृथ्वी का वेग जो उस वस्तु की तरफ होता है, जैसे आपने देखा ना कि ये वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है, इसका वेग बढ़ रहा है, इसका संवेग भी बढ़ रहा है, और आपने ये देखा कि चूंकि पृथ्वी को वस्तु भी खींचेगी तो पृथ्वी का भी वेग बढ़ना चाहिए, संवेग बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको कैलकुलेट ही नहीं करते, इसको हम कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि वस्तु की तुलना में पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। तो अंत में होता क्या है, ये वस्तु पृथ्वी की तरफ बढ़ती जाती है, इसका वेग बढ़ता जाता है और संवेग भी बढ़ता चला जाता है, संवेग बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए रॉकेट जो ऊपर जाता है इसी सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि गैसें जो होती हैं उसके दूसरी तरफ प्रतिक्रिया बल उसी तरह काम करता है, वो धीरे धीरे जैसे गैसों का संवेग जो है बढ़ता जाता है वैसे रॉकेट ऊपर उड़ता चला जाता है। ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। अब एक चीज और आपको जो समझनी है, बंदूक की गोली को आपने समझ लिया, अब इसमें देखिए बंदूक की गोली में एक कारण और है आपको बताना आवश्यक है। जो बंदूक की गोली होती है, ठीक है, जो बंदूक की गोली होती है ये बंदूक पर एक जोर का झटका लगाती है, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज और देखा कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जिस वस्तु का अधिक होगा उस वस्तु का संवेग अधिक होगा, ये क्लियर हो गया। तो देखिए अब ये बंदूक जो है गोली से भारी है, ठीक है, गोली से भारी है। अब कंधे से उसको दबा के जब पकड़ के रखते हैं चलाते समय, तो इससे क्या होता है, बंदूक का द्रव्यमान में शरीर का द्रव्यमान बढ़ जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो इसलिए झटका और कम लगता है, इसलिए बंदूक को गोली चलाते समय हम दबा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उस पर प्रतिक्रिया बल कम लगेगा अपेक्षाकृत किसी हल्की वस्तु की बजाय। जैसे अगर बंदूक की गोली का द्रव्यमान कम है तो क्या होगा, बंदूक द्वारा गोली पर जो बल लगेगा वो अधिक होगा, और बंदूक अगर हल्की है तो उस पर ज़्यादा झटका लगेगा, अगर बंदूक भारी है उस पर कम झटका लगेगा। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब बल देखते हैं, ये आपका क्लियर हो गया, संवेग संरक्षण का नियम भी क्लियर हो गया। अब बल जानते हैं, बल और कुछ विशेष बलों के बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। आइए बल देखते हैं, बल क्या है।
बल की परिभाषा देखते हैं। बल, बल को हम समझने का प्रयास करते हैं कि बल असल में है क्या, कैसा कारक है बल। ठीक है, देखिए बल एक ऐसा कारक है, बल क्या है, बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की, आपने इसके पहले देखा है प्रथम नियम में भी आपने देखा है कि बल लगा के ही किसी वस्तु की स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ हम बल को अलग से देख रहे हैं। बल क्या है, एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या सरल रेखा में गतिमान वस्तु की गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है और या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसका स्थायी मात्रक हम लोगों ने देखा था। स्थायी मात्रक क्या है, ये सवाल पूछता है परीक्षाओं में। ये स्थायी मात्रक इसका क्या है, न्यूटन है। बल का स्थायी मात्रक क्या है, न्यूटन है। एक सवाल और पूछा गया है परीक्षाओं में, सीजीएस प्रणाली, जो सीजीएस है, सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली जो प्रणाली थी, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा डाइन है। ठीक है, उस मात्रक का नाम क्या है, डाइन। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है। अब देखिए आपको कुछ चीजें और समझनी है। कुछ बलों के बारे में हम बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बल ऐसे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला बल देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहला बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए आपको पता है इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे पिंड पर जो है एक आकर्षण बल लगाता है, जिससे वो एक दूसरे को आपस में खींचती हैं। इस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है इसी कारण है। हमारा जो सौर परिवार है, आपने देखा है कि सूर्य के जो है चारों तरफ जो उसके 8 ग्रह हैं वो परिक्रमा करते रहते हैं, वो एक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इसी तरह ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो भी इसी आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। एक व्यवस्था के तहत ये आकर्षण बल की जो व्यवस्था है, इसी वजह से पिंडों का अपना नियत स्थान है, नियत कक्षाएं हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए ये बल क्या है, ये कौन सा बल इसको कहते हैं, यही बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कैसा बल है ये, गुरुत्वाकर्षण बल। ये पिंड पर एक दूसरे के ऊपर लगने वाला बल। ये इस पिंड को ये इस बल से खींच रहा है, इस बल से। ये मान लीजिए एक पिंड है ए और ये एक पिंड है बी, तो ये ए पिंड जो है बी पिंड को इस बल से अपनी तरफ खींच रहा है, और इसी तरह ये बी पिंड जो है ए पिंड को अपनी तरफ से एक बल से खींच रहा है। यही है आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल आपको क्लियर हुआ। अब देखिए एक बल है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, दूसरा बल क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम एक एक लाइन में समझेंगे कि ये है क्या दरअसल। विद्युत चुंबकीय बल, तो देखिए ये दरअसल दो बलों का एक मिश्रण है। इसमें एक बल आपका इलेक्ट्रिक है और एक मैग्नेटिक है। ठीक है, दोनों का ये मिश्रण है। तो विद्युत चुंबकीय बल याद रखिएगा 10⁻38, जो गुरुत्वाकर्षण बल 38 10⁻38 गुना होता है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के।
गुरुत्वाकर्षण बल के जो है 10 घाते 38 गुना होता है विद्युत चुंबकीय बल। इतना पावरफुल ये बल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये बल क्या है? ये विद्युत और चुंबकीय बल, जैसे कि हमने बताया आपको, ये जो है विद्युत और चुंबकीय बल क्या होते हैं? ये जो है एक दूसरे से मिलके इसकी रचना करते हैं। फोटान कणों के माध्यम से ये बल काम करता है। कणों के माध्यम से यह बल काम करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस माध्यम से ये बल काम करता है, तो फोटान कणों के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल बल है, जैसे कि आपको हमने बता दिया है, ठीक है। ये 10 घाते 38 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब इसका उदाहरण समझते हैं। किसी रस्सी में जो तनाव है, मान लीजिए ये रस्सी है, यहाँ से ये तनी हुई है, ठीक है। तो ये तनी हुई है, तो इस पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल। जो किसी भी वस्तु का पृष्ठ तनाव है, ठीक है, क्या है? ये जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव हम समझेंगे। जैसे एक बूंद है, इसका पृष्ठ तनाव ऐसा होता है, इसकी वजह से इसका आकार इस तरह का हो जाता है। ये जो बूंद का आकार होता है, ये आकार किस वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। चलिए, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो विद्युत चुंबकीय बल के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। फोटान कणों के माध्यम से ये बल काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फोटान कणों के बल से काम करता है। अब एक आपने देखा होगा घर्षण बल, भी देखा होगा आपने, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल दो वस्तुओं में गति का विरोध करता है, ठीक है। घर्षण बल क्या करता है? दो वस्तुओं में गति करने में वस्तु का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, अब एक ये टायर है, ठीक है। तो ये टायर है, तो इसके बीच में एक बल काम कर रहा है। अब वो बल क्या है? घर्षण बल है। अब घर्षण बल इसका क्या करेगा? गति का विरोध करेगा, गति का विरोध करता है। ये अलग बात है कि ये जो बल इस पे लग रहा है टायर पे, वो अधिक हो जाता है तो वस्तु गतिमान होती है, लेकिन घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करेगा। इस वस्तु की गति का हमेशा ये विरोध करेगा। तो घर्षण बल जो है की वजह से ही आप ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी अपनी जगह रुक जाती है या बाइक अपनी जगह रुक जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो घर्षण बल होता है ये वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगा हमेशा, याद रखिएगा। जैसे आप कोई भी चीज, मान लीजिए ये सरफेस है, ये कोई सामान है, आप अगर इसको पकड़ के इधर रगड़ेंगे इसको, तो ये इधर जो है घर्षण बल काम करेगा, घर्षण बल इधर काम करेगा, मतलब ये वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है। अगर वस्तु की गति इधर है तो ये इधर काम करेगा, ठीक है, ये विपरीत दिशा में काम करता है। अब घर्षण बल का कुछ व्यवहारिक उपयोग है। कहीं ना कहीं घर्षण बल जो है बहुत आवश्यक है, वरना जो है बहुत सारी चीजें संभव ही नहीं हो सकती। आप जो है मनुष्य, अब इसके लाभ क्या है? मान लीजिए घर्षण बल आवश्यक तो है ही, उपयोगी तो है ही, तो किस तरह उपयोगी है हम समझने का प्रयास करते हैं उदाहरणों में। मनुष्य जो है सीधा खड़ा नहीं रह सकता, अगर घर्षण बल ना हो तो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। अगर घर्षण बल काम ना करे, ठीक है, अगर घर्षण बल काम ना करे तो हम और आप सीधा खड़े नहीं रह सकते और ना तो चल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट करेंगे हमारे पैर और सतह के बीच में अगर घर्षण बल काम नहीं कर रहा है तो हम खड़े ही नहीं पाएंगे, हम फिसल के गिर जाएंगे तुरंत। जैसे आपने देखा होगा केले का छिलका होता है, केले का छिलका होता है, तो आपके पैरों में और केले के छिलके में, आपका जैसे ये पैर है, ठीक है, आपके पैर और केले के छिलके के बीच घर्षण बल क्या होता है? शून्य हो जाता है, तो आपका जो है पैर तुरंत फिसल जाता है। या बरसात में चिकनी सतह आपने देखी होगी, जब आप उस पर चलने का प्रयास करते हैं जिससे घर्षण बल शून्य होता है, तो
आप खड़े नहीं रह पाते, तुरंत आप गिर जाते हैं, तुरंत फिसल जाते हैं। ठीक है, ये घर्षण बल शून्य होने की वजह से ही होता है। तो सोचिए अगर पृथ्वी की सतह और हमारे पैरों के बीच घर्षण बल शून्य हो तो हम खड़े स्थिर भी नहीं रह सकते 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो कितना आवश्यक है, आप ये चीज़ देखिए। ठीक है, अब हानि क्या है, चलिए ये तो इससे लाभ है, हानि क्या है। अब देखिए घर्षण बल को कम करने के लिए आपने देखा होगा गाड़ी में जो बॉल बेयरिंग है वो लगाई जाती है, ग्रीसिंग लगाई जाती है। ठीक है, ग्रीसिंग इसीलिए लगाई जाती है ताकि घर्षण बल कम से कम हो। फिर भी घर्षण बल जो काम करता है उसकी वजह से मशीन के कल पुर्जे जो है खराब होते रहते हैं, क्षतिग्रस्त होते रहते हैं और बहुत सारी ऊर्जा का क्या होता है, अपव्यय होता है। घर्षण बल कुछ मामलों में मशीनों को जो है क्या करता है, खराब करता है। मशीनों के जो पुर्जे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मशीन है, ठीक है, अब इस तरह इसका जो है मशीन है और इस तरह इससे जो है ये मशीन के साथ ये मशीन मिलके काम कर रही थी। इनके बीच जो घर्षण होगा, इनके बीच जो घर्षण होगा वो क्या करेगा, मशीन के पुर्जों को खराब करेगा। ठीक है, इससे घिसट के ये जो है क्या करेगा, मशीन के पुर्जों की एज को भी कम करेगा और उनकी क्षमता को भी धीरे धीरे कम करेगा। इसीलिए क्या होता है, मशीनों के बीच बॉल बेयरिंग जो लगाई जाती है इसीलिए लगाई जाती है, और स्नेह क्या, ऑयल का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि कम से कम जो है कल पुर्जे नुकसान में आए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एक बल जो है सेंट्रीपेटल, अभिकेंद्री बल। अब हम देखेंगे अभिकेंद्री बल। एक दूसरा बल देखते हैं घर्षण बल के बाद, कौन सा बल है, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभिकेंद्री बल क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब ये क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वृत्त का बीच का हिस्सा है। अब ये देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, ये गोलाई में जो है, गोलाई में ये घूम रही है। मान लीजिए यहाँ अपने हाथ में एक रस्सी ली हुई है, रस्सी के एक छोर पर एक पत्थर का टुकड़ा हुआ है। अब आप इसको ऐसे वृत्ताकार पथ में घुमाते हैं। ठीक है, हाथ से ये पकड़े हुए रस्सी के टुकड़े को आप, जिसके किनारे पर क्या बंधा हुआ है, पत्थर बंधा हुआ है, आप चारों तरफ घुमाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये वृत्ताकार पथ पे घूमते हुए केंद्र की तरफ एक बल लगाता है। क्या लगाता है, एक बल लगाता है। तो क्या है बल, वृत्ताकार पथ में घूमते हुए किसी वस्तु का, वृत्ताकार पथ में घूमती हुई किसी वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है, ये बल जो इसके केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, ये केंद्र की तरफ लगता है। वस्तु कौन सी है, ये पत्थर, इसका जो इस केंद्र की तरफ बल लग रहा है, इस केंद्र की तरफ, यही बल क्या है, अभिकेंद्री बल है। किसी वृत्ताकार पथ में घूमती हुई वस्तु का केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्री बल है। बस इतना आपको जानना पर्याप्त है। अब देखिए ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए अपकेंद्री बल के साथ ही अपकेंद्री बल भी समझ लीजिए। अपकेंद्री बल कैसे काम करेगा, यही वस्तु जब जो है बाहर की तरफ जो बल लगाती है, जैसे मान लीजिए रस्सी टूट जाती है, रस्सी बीच में टूट जाती है, तो ये वस्तु क्या होगी, ये वस्तु जो है सीधा निकल जाएगी। तो चलिए टूटने की कंडीशन को नहीं हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये बाहर की तरफ भी वस्तु बल लगाती है, बाहर की तरफ भी ये वस्तु बल लगाती है। एक तो केंद्र की तरफ बल लगाती है जिससे ये केंद्र में बनी रहती है। अब मान लीजिए बाहर की तरफ जो इसका बल लगता है, ये बल कौन सा है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल किसी भी गतिमान वस्तु का, वृत्ताकार पथ पे गतिमान वस्तु का केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल होता है। कौन सा बल होता है, अपकेंद्री बल। ठीक है, चलिए ये भी बल हमने देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो है काफी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बलों के ये प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए तृतीय नियम जो है हमने देख लिया है, तृतीय नियम को भी हमने समझ लिया दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
अब न्यूटन का जो गति विषयक नियम है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये विषय समझ में आया होगा, जो तीनों नियम हैं और इनसे संबंधित जो भी अवधारणाएं या शब्दावलियां हैं, जैसे संवेग आपने समझा, आपने आवेग समझा, बल को समझा, बलों के प्रकार को समझा, और हमने देखा किस तरह संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। उदाहरणों से हमने समझा कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जो होते हैं, इनके उदाहरण किस तरह काम करते हैं। जैसे गोली और बंदूक के सेंस में हमने देखा उदाहरण पूछता है परीक्षा में, तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि किस नियम से ये संबंधित है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, इससे संबंधित बंदूक और गोली का उदाहरण है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो जिस तरह बंदूक जो है गोली पर बल लगाती है, उसी तरह गोली भी उसी परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में बंदूक पर बल लगाती है। क्लियर हुआ। इसी तरह जो है, जब आप किसी गुब्बारे को लेते हैं, आप उसमें हवा भरते हैं और उसके छेद वाले हिस्से को धीरे से छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हवा जो है तेजी से निकलती है, हवा जो है तेजी से बाहर निकलती है और उसी की विपरीत दिशा में गुब्बारा आगे भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा जो है जिस दिशा में निकलती है, उसी की विपरीत दिशा में हवा गुब्बारे पर बल लगाती है। गुब्बारे ने हवा पे बल लगाया, हवा को बाहर निकाला, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हवा गुब्बारे पर भी विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिससे गुब्बारा दूसरी दिशा में चला जाता है। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है? रॉकेट का जो उदाहरण है। रॉकेट जब हम छोड़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रॉकेट से ज्वलनशील गैसें बाहर निकलती हैं। ठीक है, और रॉकेट जो है ज्वलनशील गैसों को नीचे की दिशा में छोड़ता है, और गैसें उसी तरह से विपरीत दिशा में रॉकेट पे बल लगाती हैं, जिससे रॉकेट उड़ता चला जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो हमने इन उदाहरणों से भी समझा अच्छे से, उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बाकी कॉन्सेप्ट से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कई सारे उदाहरणों से उस नियम को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में यही पूछता है। जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो बल से संबंधित हो, चाहे वो क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण से संबंधित हो। जड़त्व के नियम में भी आपने देखा कि किस तरह जो है कोई वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में जो है रहना चाहती है, जब तक भी उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इस टॉपिक को हमने अच्छे से समझ लिया, और अगली क्लास में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।